देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। इसको चार्ज न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का सिद्धांत कहता है कि एन टाइप तथा पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अभी अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पॉजिटिव आयन भी होते हैं। तो अतः हम इसको बाहर से पूरा का पूरा देखें तो ये इलेक्ट्रिकल रूप से न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में उतने ही पॉजिटिव आयन होते हैं। अब देखिए, अब दोबारा मान लीजिए कि हम इस एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक ठो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो देखिए यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो यह एलिमेंट है वो आयनाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए, जनरली जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं। जब उसमें आयनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं उसके बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज अथवा नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे देखिए यहाँ पे एन डी प्लस एन पी बराबर एन ए प्लस एन स्मॉल एन। देखिए वेयर एन डी डोनर, एन ए एक्सेप्टर, पी पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल एन नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, दे आर न्यूट्रल। सवाल दिया एक सेमीकंडक्टर डायोड के एनोड पर 1.5 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे एक ठो सेमीकंडक्टर डायोड है जहाँ पर जो एनोड है जो कि पी साइड में होता है उस पर -1.5 वोल्ट है, तथा उसके कैथोड पर मतलब कि तीर के नोक साइड पर -2.5 वोल्ट का वोल्टेज है। तो देखिए पूछा कि कौन से स्टेट में होगा। तो हम जानते हैं कि यदि एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से बड़ा हो तो वह डायोड ऑन होगा, मतलब कंडक्टिंग स्टेट में होगा, तथा यदि एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कम होगा तो डायोड रिवर्स बायस होगा, मतलब ऑफ कंडीशन में होगा। तो देखिए यहाँ पे 1.5 -1.5 -2.5 से बड़ा है, मतलब यह डायोड ऑन इस कंडक्टिंग स्टेट में है। देखिए रेजिस्टेंस का बैंड, देखिए फर्स्ट जो बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, तथा जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर को, और जो चौथा बैंड होता है वो टॉलरेंस को बताता है। कलर कोडिंग को याद रखने का ट्रिक है का भूला ना पियनी बैसलेस सोचा। अब देखिए टॉलरेंस की बात करें तो देखिए काला को छोड़कर +-1%, +-2%, +-3%, +-4%, +-1/2%, +-1/4%, +-1/10%, +-1/20%। और देखिए सोना का टॉलरेंस +-5%, चांदी का +-10% टॉलरेंस। मान लीजिए कि यहाँ पे चित्र ए में एक सेमीकंडक्टर है जिसमें मान लीजिए कि बैलेंस बैंड जो है कि भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, और देखिए कंडक्शन बैंड जो है वह खाली है। जब देखिए इसको बाहर से हम एनर्जी देते हैं तो देखिए बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कूद करके कंडक्शन बैंड में 3 ठो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो देखिए जो बैलेंस बैंड है वहाँ पर 3 ठो खाली स्थान बचता है, और इसी खाली स्थान को होल बोला जाता है। इसका मतलब यही है कि जो होल होते हैं वे हमेशा बैलेंस बैंड में ही रहते हैं, होल्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। देखिए इन सेमी कंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, देखिए सेमी कंडक्टर में 2 तरह की करंट होती है, एक तो ड्रिफ्ट करंट होती है, दूसरा डिफ्यूजन करंट होती है। तो डिफ्यूजन करंट जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज कैरियर जाते हैं तो उस समय डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, मतलब कि चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आती है
उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया अपने आप स्वयं ही होती है। मतलब कि इस स्थिति में हमें बैटरी वोटरी वोल्टेज लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है बाहर से। यदि मान लीजिए कि देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे ड्रिफ्ट कलर करंट बोलते हैं। सवाल है, द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन एक्सटर्नल हीट एनर्जी इज अप्लाइड इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। बोला, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल गतिशीलता का अनुपात क्या है? तो देखिए, अभी भी हम बड़े हैं कि जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 3800 है तथा होल की मोबिलिटी 1800 है। तो लगभग दो संबंधी एक का अनुपात है यहाँ पे। सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। तो देखिए, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का उदाहरण गैलियम आर्सेनाइड है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, डायरेक्ट के अंतर्गत गैलियम आर्सेनाइड आता है। इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले सेमीकंडक्टर के अंतर्गत सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आते हैं। देखिए, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का यूज एलईडी बनाने में किया जाता है। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का प्रयोग हीट डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सवाल देखिए, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर आर सुटेबल फॉर मेकिंग लाइट एमिटिंग डिवाइसेस वेयर्स द इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स आर नॉट। देखिए, डायरेक्ट ए सेमीकंडक्टर इज डायरेक्ट इफ द मैक्सिमम ऑफ द बैलेंस बैंड एंड द मिनिमम ऑफ द कंडक्शन बैंड टू हैव द सेम के वैल्यू। देखिए, ऊपर जो ग्राफ दिया गया है भी आकार का, वह कंडक्शन बैंड का ग्राफ है, और नीचे जो ग्राफ दिया गया है उल्टा भी आकार का, वह जो है कि बैलेंस बैंड का ग्राफ है। तो देखिए, जो कंडक्शन बैंड का ग्राफ है उसका मिनिमम पॉइंट तथा जो बैलेंस बैंड है इसके ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट है, दोनों यदि एक दूसरे के आमने सामने हो वर्टिकली, तो इसे डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल बोला जाता है। तथा देखिए, यदि कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम पॉइंट है वह तथा बैलेंस बैंड का मैक्सिमम पॉइंट दोनों एक दूसरे के आमने सामने न हो बल्कि टेढ़े हों, जैसे कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है, उसे इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल बोला जाता है। देखिए, जो डायरेक्ट वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सीधे कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चले जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वाले में टेढ़े मेढ़े दिशा से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जा रहा है। सवाल है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए डायोड एक्सीड द रिवर्स वोल्टेज एंड देन इट फेल्स एंड पासेस ए लार्ज करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कि कोई डायोड है उस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और वोल्टेज इतना तगड़ा लगा दिया जाता है कि जो डायोड है वो फेल कर जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर जाती है, तो उसे ब्रेक डाउन बोला जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे वीबी जो कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे जो रिवर्स बायस्ड जो करंट है जो कि वाई अक्ष पर नीचे की तरफ है आई आर, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जा रही है इस मान पे, तो इस वीबी को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तथा जो सीधे वाई अक्ष के पैरेलल जा रही है उसे एवलांच करंट बोलते हैं। अब देखिए, ऊपर वाई अक्ष के एक क्रॉस देखिए फॉरवर्ड करंट है। देखिए, यदि फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो देखिए 0.3 वोल्ट तक यदि फॉरवर्ड वोल्टेज जर्मेनियम पर लगाते हैं तो वहाँ से फॉरवर्ड करंट बहने लगती है, तथा 0.7 वोल्ट यह सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज है। मतलब कि 0.7 वोल्ट यदि फॉरवर्ड वोल्टेज
डायोड पर लगाते हैं तो देखिए सिलिकॉन वाले डायोड में करंट फ्लो होने लगती है। यहाँ पे फॉरवर्ड करंट को आई एफ से दिखाया गया है जो कि वाई एच के एक्रॉस है तथा एक यह भी बात ध्यान रखें कि जो फॉरवर्ड बायस्ड जो करंट आई एफ है उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। वह एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। आई एफ का मान होता है आई जीरो ई के पावर वी डी बटे के ईटा इंटू वी टी माइनस वन होता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में फॉरवर्ड करंट का देखिए ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पे यह जो ग्राफ खींचा गया है वह T1 टेम्परेचर पर है। यहाँ पे आई वाई एच के क्रॉस है जो कि फॉरवर्ड करंट है तथा भी जो एक्स अक्ष के एक क्रॉस है जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज है। अब देखिए जो पहला वाला जो ग्राफ है जो रेड कलर से दिखाया गया है यह T1 टेम्परेचर पर है। अब देखिए जो ग्राफ है वह ढाई अब देखिए T1 टेम्परेचर को अब बढ़ाकर T2 टेम्परेचर कर दिया जाता है तो देखिए जो वह फॉरवर्ड करंट का जो ग्राफ है वह -2 मिली वोल्ट जो होगा वह लेफ्ट साइड की तरफ खिसक जाएगा जिसको कि ब्लू कलर से दिखाया गया है T2 टेम्परेचर पर ग्राफ। देखिए डी इंटू डी वी बी ई बटी के डी टी बराबर -2.5 मिली वोल्ट पर अन सेल्सियस। मतलब कि यदि 1 अंश सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो -2.5 वोल्ट जो ग्राफ है वह लेफ्ट साइड खिसकता है। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एट ए कांस्टेंट करंट द वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज बाई approximately 2 मिली वोल्ट फॉर एवरी 1 अंश सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। सवाल दिया है इफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड फॉर फॉरवर्ड करंट बाई increasing the temperature it has been seen that plot for VI characteristics is moved to the left as temperature increases। देखिए यहाँ पर दिया फुल वेव रेक्टिफाइड वेव यहाँ पे दिया गया है जिसका पीक मान Vm है तथा देखिए तो फुल वेव रेक्टिफाइड वेव का एवरेज मान होता है 2 Vm बटा के पाई तथा RMS मान Vm बटा के √2 होता है। तब देखिए इसका फॉर्म फैक्टर बराबर होता है VRMS बटा के V एवरेज। बोले तो Vm बटा के √2 बटा के 2 Vm बटे के पाई यानी कि पाई बटा के 2√2 यानी 1.11 आता है। तथा अब देखिए पीक फैक्टर की बात करें तो वो होता है Vm मतलब पीक मान बटा के RMS मान। बोले तो Vm बटा के √2 तो इसका माना जाएगा √2 बोले तो 1.414 आता है। यह फुल रेक्टिफाइड वेव का है 1.414 पीक फैक्टर। अब देखिए हाफ रेक्टिफाइड वेव का एवरेज मान होता है Vm बटा के पाई तथा RMS मान होता है Vm बटा के 2। तो इसका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा RMS मान बटा के एवरेज मान यानी Vm बटा के 2 बटे के Vm बटा के पाई यानी कि हो जाता है पाई बटा के 2 बोले तो 1.57 आ जाता है। तथा देखिए पीक फैक्टर की बात करें तो उसका मान होता है RMS यानी पीक मान बटा के RMS मान यानी Vm बटा के 2 बोले तो 2 आएगा। मतलब कि द पीक फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज 2। सवाल है विच टाइप ऑफ एमिशन इज डन बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी एमिशन। देखिए बेसिकली 4 तरह के एमिशन होते हैं। देयर आर बेसिकली 4 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एमिशन। पहला थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तीसरा फील्ड एमिशन, चौथा सेकेंडरी एमिशन।
थर्मियोनिक इमिशन मतलब कि जब भी हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर फ्री हो जाते हैं, तो उसे थर्मियोनिक इमिशन बोला जाता है। जैसे जैसे in this type the metal is heated to a sufficient temperature to enable the free electron to come out of its surface। देखिए फील्ड एमिशन मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इन दिस टाइप a very strong electric field is applied to the metal which pulls the electron out of the surface due to the attraction of the positive field। इसमें क्या कि मटेरियल में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर फोर्स लगता है और वह बैलेंस बैंड से कूद कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो उसे फील्ड एमिशन बोला जाता है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इन दिस टाइप द लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ऑन द मेटल सरफेस विच लीड्स टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सेकेंडरी एमिशन। इन दिस टाइप इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम द सरफेस बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यदि मान लीजिए कोई सरफेस है, उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट किया जाता है, तो जो बीम के थ्रू इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ रहे हैं उसे प्राइमरी बोलते हैं, तथा फिर एक्साइट होकर जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल रहे हैं उसे सेकेंडरी इमिशन बोला जाता है। सवाल दिया है इफ़ ए वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इंक्रीजेज रैपिडली टू एन अपर लिमिट नोन एज इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए ताकि उसका ब्रेक डाउन न हो सके और वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सके, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। द इंट्रिंसिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट कैन बी अप्लाइड टू द मटेरियल विदाउट केसिंग breakdown. It is the highest dielectric strength that can be achieved under ideal conditions, such as when the material is pure and free from defects. The intrinsic dielectric strength of a material is an important property in many applications, such as high voltage insulation and capacitor design. It is also a useful property for studying the fundamental properties of dielectric materials। सवाल दिया ट्रांजिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट। देखिए बायलेटरल सर्किट मीन्स व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज व्हेन करंट इज रिवर्स्ड। मतलब कि जब करंट को चाहे सीधा चाहे उल्टा किसी भी तरह से अप्लाई करें, उसका जो प्रॉपर्टी है वह चेंज नहीं होता है, तो उसे बायलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे RLC रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर, इसमें वोल्टेज किसी भी डायरेक्शन से हम लगा सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। बट BJT एक यूनिलेटरल सर्किट है, क्योंकि इसे जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, यदि रिवर्स वोल्टेज कर देंगे तो उसमें से जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। देखिए फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स बट इन रिवर्स बायस स्मॉल लीकेज करंट फ्लो। देखिए BJT के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पहला एमिटर एफिशिएंसी, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट फैक्टर। देखिए BJT का सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो देखिए BJT में पहला यह देखिए एमिटर होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा जो होता है कलेक्टर होता है। और देखिए एमिटर का जो टर्मिनल है वह एन टर्मिनल है, तथा जो कलेक्टर का टर्मिनल है वह भी एन टर्मिनल है, तथा जो बेस है उसका जो टर्मिनल है वह पी है। यह NPN
बीजेटी है। देखिए हमें पता है कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलते हैं तथा वे कलेक्टर में पहुंचते हैं। देखिए द एमिटर आर इंजेक्शन इफिशियंसी गामा इज डिफाइंड एज गामा बराबर करंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर्स एट जेई ड्यू टू कैरियर्स ऑफ एमिटर बटा के टोटल एमिटर करंट। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि कलेक्टर में आई ई एन करंट जाती है, तो देखिए एन पी एन ट्रांजिस्टर का इफिशियंसी हो जाएगा आई ई एन बटा के आई ई पी प्लस आई ई एन। यहाँ पे देखिए आई ई पी जो है एमिटर करंट है ड्यू टू होल्स और आई ई एन एमिटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो तो उसमें एमिटर एफिशिएंसी का हो जाएगा मान सिग्मा ई बराबर हो जाएगा नहीं गामा ई बराबर आई ई पी बटे के आई ई पी प्लस आई ई एन। यहाँ पे आई ई पी जो है एमिटर करंट ड्यू टू होल्स है। मतलब देखिए एन पी एन में जो ऊपर होगा वह इलेक्ट्रॉन वाली एमिटर करंट होगी तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल से उत्पन्न एमिटर करंट का मान ऊपर होगा। ट्रांसपोर्ट फैक्टर का मतलब होता है कि एमिटर से चलकर कितने इलेक्ट्रॉन अथवा होल जो है कलेक्टर पर ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो देखिए ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा इज डिफाइंड एज इंजेक्टेड कैरियर करंट रीचिंग जेसी जंक्शन सी बटे के इंजेक्टेड कैरियर करंट एट एमिटर जंक्शन। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन कितनी करंट कलेक्टर पर पहुंची बटे कि कितनी करंट जो होता है एमिटर से वह चली, यानी बीटा बराबर हो जाएगा आई सी बटे के आई ई पी या फार पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब देखिए एन पी एन के लिए बीटा बराबर हो जाएगा आई सी बटे के आई ई एन। तो इसका आंसर हो जाएगा विच रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट फैक्टर ऑफ बीजेटी द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द एमिटर करंट। ठीक है, सवाल दिया कि मासफेट किस प्रकार काम करता है। तो मासफेट न तो रजिस्टर की तरह, न तो सेमीकंडक्टर की तरह, न तो इंडक्टर की तरह, यह कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे यह कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो देखिए जो वाइट वाला है यह सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर है और ऊपर देखिए यह मेटल है और इसी मेटल जंक्शन से जो है कि टर्मिनल जुड़ा हुआ है। कि देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस चार्ज लगाया गया है तो इससे अट्रैक्ट होकर नीचे क्या है कि माइनस चार्ज आ गया है। तो देखिए ऊपर वाली जो मेटल प्लेट है वो पॉजिटिव तथा नीचे वाली प्लेट है वो नेगेटिव की तरह काम कर रहा है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गैलियम ऑक्साइड है जो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है। तो अतः यह कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। सवाल है विच टाइप ऑफ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम पावर गेन। देखिए सबसे ज़्यादा पावर गेन कॉमन एमिटर का तथा उससे कम जो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तथा उससे भी कम पावर गेन कॉमन कलेक्टर बायसिंग में होता है। और देखिए अब करंट गेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा होता है, यानी सबसे कम अल्फ़ा होता है तथा उससे अल्फ़ा से थोड़ा सा ज़्यादा बीटा होता है और बीटा से ज़्यादा गामा होता है। देखिए अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है तथा जो बीटा हुआ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है और गामा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है। अब देखिए वोल्टेज की गेन की बात करें तो यह करंट गेन का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब कि कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा और उससे कम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका होता है तथा सबसे कम वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का होता है।
देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन लगभग 1000 होता है तथा कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन 100 होता है तथा जो कॉमन कलेक्टर होता है उसका वोल्टेज गेन लगभग 1 के बराबर होता है। 1 से छोटा होता है। देखिए अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो लगभग 20 ओम तथा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लो होता है 1 किलो ओम के लगभग तथा जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 1 मेगा ओम इनपुट रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए आउटपुट रजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लो 1 मेगा ओम तथा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 10 किलो ओम हाई होता है तथा कॉमन कलेक्टर में लो होता है लगभग 1 किलो ओम होता है। अब देखिए जो करंट गेन की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन यूनिटी मतलब 1 से कम होता है तथा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हाई मतलब लगभग 100 के बराबर होता है तथा कॉमन कलेक्टर में भी 100 के लमसम होता है। अब देखिए वोल्टेज गेन की बात करें तो कॉमन बेस में 1000, कॉमन एमिटर में 100 तथा कॉमन कलेक्टर में लगभग 1 के बराबर। और देखिए लीकेज करंट की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वेरी स्मॉल बहुत कम होता है तथा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लार्ज तथा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लार्ज होता है। अब देखिए फेज शिफ्ट की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में 0 अंश तथा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 अंश, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में 0 अंश। अब देखिए एप्लीकेशन की बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज वोल्टेज एंड पावर एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज करंट एंड पावर एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है तथा कॉमन कलेक्टर का यूज फॉर बेटर इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। इस चार्ट को ध्यान रखें। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए सबसे पहले बेस फिर एमिटर फिर कलेक्टर। देखिए इसको याद रखने का तरीका है BEC बेक से याद रख सकते हैं बेक से। इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है तथा आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। इस बात को सिर्फ ध्यान रखें। तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि सबसे पहले वेरी लो 20 ओम, उसके बाद लो, उसके बाद वेरी लार्ज। इसी प्रकार आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो वेरी लार्ज, उसके बाद हाई होता है, उसके बाद वेरी लो होता है। तो सवाल में दिया है विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाई आउटपुट इम्पीडेंस बट लो इनपुट इम्पीडेंस। तो ये हो जाएगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सवाल दे आइडेंटिफाई द एबव क्लिपर सर्किट टाइप। तो देखिए इस ग्राफ में देखिए यह साइनोसॉइडल जा रहा है और देखिए इसमें से पॉजिटिव पार्ट जो है कि ये वाला वो क्लिप हो जा रहा है। तो मतलब कि ये तो एक बात फिक्स है कि नेगेटिव क्लिपर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव साइकिल दिख रही है, पॉजिटिव वाला क्लिप हो गई है, पॉजिटिव वाला हट गई है तो यह पॉजिटिव क्लिपर होगा। अब देखिए इसमें जो डायोड है वह सीरीज में लगा हुआ है तो यह सीरीज पॉजिटिव क्लिपर होगा।